देख भाई, अब से मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊँगा तेरे को। तो चलो शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। ऑप्थेल्मोलॉजी है ना, तो ऑप्थेल्मोलॉजी जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं शुरू करते हैं। रुको, कहाँ है ये रही। ठीक है, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बना के बंद कर दूंगा, अगली वीडियो शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो करीब करीब हम 28 के आसपास थे। पेज नंबर चेक करता हूँ मैं कहाँ था। 20 रेटिनल डिटैचमेंट, कंजक्टिवा, स्क्लेरा। ओके, नाउ लेट स्टार्ट ट्रॉमा। तो ट्रॉमा पढ़नी है मैं, उससे पहले यार एक सेकंड में इसको मैजिक पेन कहाँ है इसका, एक सेकंड वो देख लूँ। हाँ मिल गया, ठीक है। तो ब्रो, ये पहली वीडियो जिसमें 1 मिनट में ऐसे गंवा दिया, अब से मैजिक पेन है, आराम से हम समझ जाएंगे चीज़ों को। चलो, तो ट्रॉमा जो है 2 तरह की हो सकती है, तुझे पता ही है। एक तो होगी तेरी ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, और दूसरी होगी तेरी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग मतलब चाकू घोंपना, ब्लंट माने थप्पड़ मारना, ये तो समझ में आता ही है। ठीक है, थप्पड़ मारना, एक्सीडेंट होना, ये सब ब्लंट ट्रॉमा है। मतलब किसी मुट्ठी की लग गई, समझ रहा है, इस तरह से, है ना, और कहीं तेज़ धार वाली चीज़ से लग गई तो वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुई। ये सिंपल बात है ना। तो पहली चीज़ तो क्या हो सकती है, ब्लंट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन क्या चीज़ देखो, सब कंजक्टाइवल हेमरेज। कंजक्टाइवल के नीचे तो देख पा रहा है यहाँ पे हेमरेज हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे तो क्या देख सकता है कि रकून आइज और पांडा आइज। क्यों? क्योंकि एंटीरियर क्रेनियल फोसा है ना, हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है यहाँ पे, यहाँ की आर्टरीज फट जाती है तो आँखों के नीचे क्या है, काले घेरे पड़ जाते हैं, वहाँ खून आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो पांडा आइज, रकून आइज पक्का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तुझे पता है। तीसरी चीज़ क्या देखने को मिल सकती है तेरे को, हाइफीमा। हाइफीमा मतलब क्या हुआ, हाइप माने कि नीचे की तरफ, ईमा मतलब ब्लड, ब्लड जमा हो गया तो देख रहा है एक्वस ह्यूमर में नीचे की तरफ, यहाँ पे इस फोटो में, इसको बोलते हैं हाइफीमा, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ से निकलता है, मेजर आर्टीरियल सर्किल से निकलता है, ठीक है, ये बात भी हमें पता है। अगर इस ब्लड की जगह यहाँ पस जमा हो जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसे, तो फिर हम उसे बोलेंगे हाइपोपियोन। क्या बोलेंगे, हाइपोपियोन। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो सकता है ब्लंट ट्रॉमा में, और क्या क्या देखने को मिल सकता है, हमें आइरिडोडायलिसिस देखने को मिल सकता है। मतलब कि जो ये देख, ये आइरिस का ये प्यूपिल है बीच की, नॉर्मल, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये आइरिस यहाँ तक थी, ये यहाँ से फट गई, तो फट गई तो इस तरफ हो गई, है ना, फट गई, ये दूसरी तरफ चली गई। तो इस वजह से क्या हो गया कि अब तेरे पास 2 प्यूपिल होगी, एक ये प्यूपिल और एक ये जो तूने मतलब इडियोपैथिक मतलब आइट्रोलॉजिकली तेरी नई बन गई है ना, जो 2 प्यूपिल हो गई। तो डी शेप प्यूपिल, तू देखेगा ये प्यूपिल इस तरह से खिंच गई क्योंकि ये मसल्स है, तो ये जो ओरिजिनल प्यूपिल है वो डी शेप हो गई है ना, जबकि ये ओरिजिनल प्यूपिल तो तुझे पता है ये जीरो के आकार की होती है, लेकिन ये डी शेप हो गई, ठीक है। इसे बोलते हैं मोनोक्यूलर डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्यों होगा, एक आँख से डिप्लोपिया क्यों होगा, क्योंकि अधिकतर ट्रॉमा एक तरफ की होती है, तो एक ही आँख की है जो आइरिस है यहाँ से डिटेच हो जाती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या होता है कि जो रेज है वो 2 जगह से घुसेगी, एक तो यहाँ से घुसेगी और एक यहाँ से घुसेगी, क्योंकि प्यूपिल 2 हो गई यहाँ पे, एक यहाँ से घुसेगी एक यहाँ से घुसेगी, तो आदमी को 2-2 इमेज दिखाई देगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, एक तरह का कैटरेक्ट हो सकता है, लेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है इसका, तो उसे बोलते हैं रोजेट कैटरेक्ट या फिर स्टेलेट कैटरेक्ट। तो बताओ ब्लंट ट्रॉमा से कौन सा कैटरेक्ट होता है, रोजेट या स्टेलेट कैटरेक्ट। मैंने ये बोला था तेरे को, जब याद होगा कि तू रोज़ लेके गया, तेरी गर्लफ्रेंड में तेरे को झापड़ मार दी। झापड़ माने ब्लंट ट्रॉमा और रोज़ माने रोजेट कैटरेक्ट, ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद होता तेरा ये वोशियर साइन, जो भी है वोशियस साइन, ठीक है। वोशियस साइन क्या होता है, तेरी इम्प्रिंटिंग ऑफ द पिपुलरी मार्जिन ऑफ आइरिस एट एंटीरियर सरफेस, कि मतलब एंटीरियर सरफेस जो लेंस है ना, उसके ऊपर ये जो प्यूपिल की मार्जिन्स है ये बन जाती है। जैसे मान ले ये तेरी प्यूपिल की मार्जिन है, ठीक है, अब मैंने खींच के थप्पड़ मारी थी, ये जाके कहाँ चिपक गई, इसके ऊपर, लेंस के ऊपर। जैसे ये लेंस के ऊपर चिपकी, मैंने बोला इसकी प्रवृत्ति ये चिपकी है तो चिपकी रह जाती है, तो जैसे ही तो उतरेगी तो अपनी छाप छोड़ देगी। तो तुझे यहाँ पे छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसके हैं तुझे पता है, ये छोटे छोटे कण किसके हैं, ये तेरे प्यूपिलरी मार्जिन्स के हैं।
ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन मतलब आईबॉल का कौन सा फ्रैक्चर होगा जो ठीक है, बोन सॉकेट का कौन सा फ्रैक्चर होगा, तो हरदम फ्लोर मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होता है। उसकी वजह से तुझे क्या दिखाई देने लगता है, टीयर ड्रॉप साइन दिखाई देना, मतलब आंसू के बूंद की तरह यहाँ से आँख बाहर निकल जाती है फ्लोर से, ठीक है, क्योंकि फ्लोर सबसे कमज़ोर होता है। चलो तो इसमें क्या ब्लो आउट ट्रॉमा हुई, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या तेरी एक्सरे कराएगा जो ऑर्बिटल का वाटर्स व्यू में कराएगा, ठीक है, व्यू है एक तरह का, उसमें कराना तेरे को है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या इंटरप्टमेंट IR, मतलब कि यहाँ पे जो है इन्फीरियर रेक्टस मसल है ना, वो जैसे नीचे की वॉल टूट जाएगी तो उसमें इन्फीरियर रेक्टस जो मसल है फंस जाती है, तो इंटरप्टमेंट ऑफ इन्फीरियर रेक्टस मसल है ना। और यहाँ पे क्योंकि वॉल टूट गई नीचे से, तो अगर आँख भी नीचे आ जाती है और इन्फीरियर रेक्टस मसल वगैरह भी नीचे आ जाती है, तो इस तरह का शेप बनाती है वो इस कैविटी में। तो देख पा रहा है ये जो कैविटी फट गई और फट के यहाँ पे इस तरह से आईबॉल नीचे आ गई, तो ये ऐसा लगता है जैसे आंसू की एक बूंद है, तो ऐसा लगता है टीयर ड्रॉप साइन, तो इसे बोलते हैं ना। और ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की पेल्सी भी हो सकती है इसमें, तो सेंसेशन बिलो दी आई मतलब लॉस हो सकती है, यहाँ पे जो सेंसेशन है वो भी लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आँखों के नीचे यहाँ पर जो है ना एक नर्व भी पता ट्रेवल करती, कौन सी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, वो यहाँ की स्किन को सप्लाई करती है, तो यहाँ पे अगर वो नर्व डैमेज हो गई तो यहाँ की स्किन की सेंसेशन भी चली जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम पेनिट्रेशन ट्रॉमा बाई फॉरेन बॉडी, ठीक है, फॉरेन बॉडी के थ्रू हो सकती है पेनिट्रेशन ट्रॉमा, है ना। उसके बाद तेरा क्या है, तुझे बताइए फॉरेन बॉडी के थ्रू होती है। मोस्ट कॉमन कौन सी तेरे चीजल एंड हैमर, मतलब कि चीजल और हैमर तू समझता हो, चैनी हथौड़ा बोलते हैं हमारी तरफ, तो चैनी हथौड़ा से जब वो मारता है तो फिर छोटा सा जो चीजल जो होता है तेरा, मतलब चैनी है, चैनी का छोटा सा जो टुकड़ा है लोहे का, वो आँख में चला जाता है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन इसमें कील दिखा रखी है। तो इसमें जो है तुझे पता है ये क्योंकि आयरन है, तो आयरन में क्या होता है कि MRI तो तुझे पता है वो है तेरी मैग्नेट, तो खींच लेगी बाहर आयरन को, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें MRI कभी नहीं कराते, क्योंकि MRI यहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और यहाँ क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहते हैं CT स्कैन, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। चलो तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तेरा CT स्कैन जरूरी है, MRI नहीं, है ना, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तेरी ये सारी बातें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक बार पढ़ लेना कि भैया क्या रिमूवल करना चाहिए फॉरेन बॉडी को, नहीं क्या उसको वगैरह वगैरह जो भी है टच करना चाहिए, कवर करना चाहिए या फिर पानी से धोना चाहिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, विजुअल एक्यूटी निकालनी चाहिए, एंटीबायोटिक देनी चाहिए और रेफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज देना चाहिए पेशेंट को। चलो तो इस तरह से है। तो सबसे पहले ब्लंट ट्रॉमा में सबसे आगे क्या कंजक्टाइवा, तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज, उसके बाद तेरे रकुनाइज और पांडाइज, ठीक है, वो एंटीरियर, उसके बाद अंदर की तरफ आ गया एक्वस ह्यूमर में हाइपीमा और हाइपोपियन, और उसके बाद आइरिस अगर फट गई तो आइरिडोडायलिसिस, और उसके बाद लेंस के अंदर क्या हो गया था, रोजेट कैटरेक्ट या फिर स्टेलेट कैटरेक्ट, और उसके बाद लेंस के ऊपर एक और चीज़ हो सकती है बोरियसिस रिंग, और अगर ऑर्बिट फटेगा तो इन्फीरियर बॉल फटेगी और तेरा टीयर ड्रॉप फ्रैक्चर होगा। चलो ये हो गया ख़त्म खेल यहाँ पे। अब चलते हैं हम कॉर्निया पे, ठीक है, कॉर्निया पे। तो कॉर्निया है, कॉर्निया में जो है कॉर्निया मतलब तू समझते हैं ना, आँखों ये तेरी कॉर्निया होगी जो सफ़ेद परमिएबल पार्ट तुझे दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ये आँख है, ये पूरी तेरी यहाँ पे जो ये स्क्लेरा है, ठीक है। तो ये क्या तेरी कॉर्निया को दूसरा लेटिन में क्या बोलता है, केरेटो, है ना, तो कॉर्निया। चलो अब कॉर्निया जो है, इस कॉर्निया के अंदर क्या है कि 5 मेम्ब्रेन्स होती है, इन्हें पढ़ लो, ठीक है, कौन कौन सी, A से ABCDE से याद रखते हैं इसे। A से एंटीरियर मेम्ब्रेन, B से बोमेंस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि एसेल्यूलर होती है, और उसके बाद तेरी कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा जो कि थिकेस्ट होती है तेरी, ठीक है, उसके बाद में तेरी डेस्मेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद में एंडोथीलियम, ठीक है। इस तरह से ये 5 लेयर होती है। अब इसमें कुछ खास बात ध्यान रखना, बोमेंस मेम्ब्रेन जो है एसेल्यूलर है, और थिकेस्ट कौन सी तेरी कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। उसके बाद एंडोथीलियम लेयर, ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट वाइटल लेयर कौन सी है, एंडोथीलियम लेयर, क्योंकि इसमें सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं, वाइटल मतलब जीवित लेयर, तो ये जीवित लेयर है जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो है कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मतलब मेंटेन्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है इसलिए, ठीक है। इसकी सेल का साइज़ क्या होता है, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल तो तू जानता ही है बेंजीन के जैसा, ठीक है, तो हेक्सागोनल शेप होती है, ठीक है, सेल्स की साइज। और सेल काउंट कितना होता है तेरा 2500 के आसपास 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। और इसको किससे नापते हैं कि 2500 है कि नहीं, तो सीन बाय द स्पेक्यूलर
ट्रांस इंटेंशन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ये पढ़ लेना यार, स्पेकुलर ट्रांस माइक्रो, ये जो उससे नापते हैं, ठीक है। इफ़ अगर सेल के नंबर कम हैं, ठीक है, सेल का नंबर कम है 500 से कम, तो फिर हम कभी भी कॉर्निया ले नहीं सकते पेशेंट की, ठीक है। तो कांट टेक कॉर्निया, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कब नहीं हो सकता, अगर 500 से कम सेल्स है, तो उसमें क्या ट्रांसप्लांट करेंगे जब है ही नहीं सेल्स कुछ, ठीक है। कॉर्नियल थिकनेस जो हम नापते हैं, किससे नापते हैं तेरे, पेकीमीट्री से, ये डायग्राम बना हुआ जो पेकीमीट्री का, इससे नापते हैं कॉर्नियल थिकनेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैपिंग ऑफ सरफेस कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, तो कॉर्निया का सरफेस कर्वेचर कितनी घूमी हुई है कॉर्निया, वो नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेंटाकेम का, ठीक है, पेंटाकेम का यूज़ करते हैं। ये हमें नापना क्यों है, हमारी क्या खास है कि हमें नापना है कि भैया कॉर्निया की सरफेस कितनी है, कर्वेचर कितना है, वो इसलिए नापना है कि जब हम सर्जरी करते हैं, लेज़र या लेजिक सर्जरी करते हैं, तो जो पता है हम क्या करते हैं, इस कॉर्निया को काटते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से छील देते हैं, ठीक है, तो पतली हो जाती है, तो किरणें आसानी से पास होती है, या फिर हम उसमें रेडिकल कट लगा देते हैं, उससे वो फूल जाती है और उसकी वजह से लाइट जो है बिखर जाती है। तो अगर कहीं हमें लाइट इकट्ठा ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मियोसिस हो गया, तो हम लाइट को बिखरा देंगे वहाँ पे, ठीक है, और अगर कहीं पर लाइट बिखर ज़्यादा रही है तो वहाँ पर हम इकट्ठा कर देंगे लाइट को। तो ये सब कब होगा, जब कॉर्निया को हम काटेंगे पीटेंगे, तो इसी को लेज़र सर्जरी के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ये तुझे पढ़ना हो तो पढ़ ली भाई, कॉर्नियल ओपेक्सिटी और कॉर्नियल अपीयरेंस कैसे होगी, अगर इडेमा हो गई तो कॉर्निया कोबलस्टोन जैसी हो गई, अगर तेरी इन्फ्लामेशन हो गई तो येलो कलर की जगह लिपिड कलर सिल्वरिक, फाइब्रोसिस हो गया, ये है ना, ये सब पढ़ लेना कुछ। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ क्लाउडी कॉर्निया, ठीक है, तो कॉर्निया का अगर कलर ऐसा क्लाउडी हो जाए, सफ़ेद एकदम, ठीक है, अगर सफ़ेद कलर की कॉर्निया हो गई तो उसका क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक तो स्क्लेरोडर्मा है, ठीक है, दूसरा टीयर इन द डेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर डेसमेंट मेम्ब्रेन में टीयर है, तीसरा यूटेराइन इन्फेक्शन, ठीक है, चौथा मेटाबॉलिक, पांचवा पेरिस, उसके बाद ये डिस्ट्रोफी फिस्ट्रोफी, भाड़ में जाए, इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ के छोड़ देना। तो यहाँ से जब यहाँ तक पढ़ा है ना, इसमें से लेयर में से क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तेरा किस में, इन्फेक्टिव केरेटाइटिस में। इन्फेक्टिव केरेटाइटिस मैंने बोला कॉर्निया का दूसरा नाम क्या, तेरा केरेट, क्या केरेट, KERAT, ठीक है। तो अब अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगी तो हम इसे क्या बोलेंगे लैटिन में, केरेटाइटिस। तो कॉर्निया में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। अब जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को तो हम यहीं ख़त्म